दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे महान देशभक्त अमर शहीद सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ल्यालपुर बंगा, जो कि अब लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, वहां पे हुआ। सरदार भगत सिंह एक साधारण से परिवार से थे। पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही बहुत ही तेज स्वभाव के थे और दिमागी रूप से बहुत तेज थे। तो स्कूली शिक्षा के लिए उस समय ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल हुआ करते थे, लेकिन उस समय उनको ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल में न भेजकर उन्हें दयानंद एल्गो वैदिक स्कूल में भेजा गया, जिसे आज हम DAV के नाम से जानते हैं। बचपन के दौरान वो अपने पिताजी से बहुत सवाल पूछा करते थे और पिताजी अपने बच्चे की इस उत्साह को देखकर बहुत खुश होते थे। एक बार जब पिता किसान अपने बेटे के साथ खेत में बीज बो रहे थे, तो उस दौरान भगत सिंह ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हम खेत में बीज क्यों बोते हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि बेटे, बीज को जब हम बोते हैं तो इससे ढेर सारा अनाज हमें मिलता है। इसी का जवाब देते हुए भगत सिंह ने अपने पिताजी से बोला, बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। सुना आपने? और जब मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलेंगी तो मैं अंग्रेजों को इस देश से भगाने में इन बंदूकों का यूज करूंगा। इस बात को देखकर पिता बहुत हैरान हुए और अंदर ही अंदर खुश भी हुए कि बच्चे के अंदर इतनी छोटी सी उम्र में देशभक्ति की बात आ रही है। इसी के बाद स्कूली शिक्षा के दौरान वो बहुत तेज थे और उन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान जो किताबें उनको मिली थी, उसके अलावा 50 और किताबें जो उनके सब्जेक्ट से, जो उनके विषय से भी बाहर की थी, उनको वो पढ़ चुके थे। ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। जलियांवाला बाग, जब जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत के हजारों लोग रैलेट एक्ट का, यानी कि जो रैलेट एक्ट हुआ करता था, वो था सिडनी रैलेट की अध्यक्षता में भारत के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जा रहा था जो कि बिना न्यायालय के पूरी पावर को पुलिस, अंग्रेज हुकूमत अपने पास लेना चाहते थे। इसके विरोध में पंजाब प्रांत के काफी लोग जलियांवाला बाग में बैठकर इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने तभी अपने सिपाहियों के साथ आकर लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान कई सैकड़ों लोगों की जान चली गई और कई सैकड़ों लोग घायल भी हुए। जानकार बताते हैं कि इसमें अंग्रेजों के आधिकारिक बयान के अनुसार करीब 400 लोगों की मौत हुई और 200 लोग जख्मी हुए। इसमें कई नाबालिग बच्चे भी थे और एक छोटा सा 1.5 महीने का बच्चा भी था। जब जनरल डायर ने अंधाधुंध फायर किया तो जलियांवाला बाग में एक कुआं है जो हम आज भी देखते हैं। उस कुएं के अंदर में लोगों ने अपनी जान दे दी और आज भी ऐसा माना जाता है कि उस कुएं के अंदर वो खून उस कुएं में देखने को मिलता है। दोस्तों, जनरल डायर के द्वारा की गई ये सबसे बड़ी क्रूरता थी, जिसमें लगभग जो अनाधिकारिक हिंदुस्तान के आंकड़े हैं उसमें लगभग 2000 लोगों के मौत की पुष्टि बताई गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पार्क के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाकर जनरल डायर ने अंग्रेज हुकूमत की ही नहीं बल्कि अंग्रेजों की कट्टरता को भी दिखाया। इस दौरान सरदार भगत सिंह मात्र 12 साल के थे और वो अपने घर से, ल्यालपुर से लगभग 12 मील, जो कि 20 किलोमीटर के लगभग, पैदल चलकर उस जलियांवाला बाग पर पहुंचे। जब उन्होंने वहां देखा कि हमारे देश के कई नौजवान, कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई बच्चे इस एक्ट के विरोध में शहीद हो गए, तो वो बहुत हैरान हुए और बहुत परेशान भी हुए और बहुत दुखी भी। उस दौरान वो एक बोतल में वहाँ की मिट्टी को भर के लाए।
उन शहीदों की मिट्टी को भर के लाए और उस दिन प्रण लिया कि इस जलियांवाला बाग का बदला मैं अंग्रेजों से जरूर लूंगा। उसके बाद बात आती है असहयोग आंदोलन की, जो महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में चलाया गया था। इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेज हुकूमत की किसी भी प्रकार की मदद नहीं करना, यानी कि जो भी सरकारी नौकरी हिंदुस्तान के लोग करते थे उन नौकरियों को त्याग पत्र देना। अगर अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में अगर कोई काम कर रहा है तो उन फैक्ट्रियों को बंद करवाना या उनके किसी भी सामान को नहीं खरीदना, उसका बहिष्कार करना। इस दौरान महात्मा गांधी को पूरे देश से बहुत सहयोग मिल रहा था और सरदार भगत सिंह ने भी महात्मा गांधी के इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सपोर्ट में भी वो हमेशा खड़े रहे। इस असहयोग आंदोलन का असर गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में भी देखने को मिला, जब लोगों ने देखा कि वहां पर आज भी अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा तैयार किए गए कपड़े बेचे जा रहे हैं, तो असहयोग आंदोलन से जुड़े भारतीयों ने उन सामान का बहिष्कार किया और बहुत बड़े दल के साथ उनका विरोध भी किया। बाद में जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए भारतीय थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो वहाँ के लोकल व्यापारी हों, उन्होंने थाने को इन्फॉर्मेशन दी, थाने को सूचना दी कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आकर अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी दौरान चौरी चौरा नामक पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत इंस्पेक्टर ने आकर हवा में फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ आकर भीड़ पर बदतमीजी करने लगा। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा उस भीड़ पर गोलियां भी चलाई गई। इन गोलियां चलाने के दौरान 2 लोगों की मौत भी होगी। अधिक गोली चलाने के कारण पुलिस बल की सारी गोलियां खत्म हो गई और इसी का नतीजा रहा कि पूरी भीड़ ने चौरी हत्याकांड में इसी के फलस्वरूप जब गोलियां खत्म हो गई तो चौरा नामक पुलिस स्टेशन में लोगों ने घुसकर थाने में आग लगा दी। इस दौरान थानेदार समेत 21 लोगों की मौत जलने से हो गई है। जब ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो महात्मा गांधी बड़े नाखुश दिखे और बहुत नाराज भी हुए। उन्होंने बोला कि मैं अहिंसा की बात कर रहा हूं, असहयोग की बात कर रहा हूं और आप हिंसा फैला रहे हैं। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी आंदोलन को वापस लेने के कारण भगत सिंह महात्मा गांधी के इस डिसीजन से खुश नहीं थे, इस निर्णय से खुश नहीं थे। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया और अपना हर देश की लड़ाई में, चाहे किसी भी तरीके की लड़ाई हो, युद्ध हो, हर लड़ाई में अपना आगे बढ़ने लगे। और यहीं से शुरुआत हुई नरम दल और गरम दल की। नरम दल जो महात्मा गांधी लीड करते थे और गरम दल वो गरम दल जहां पे देश के नौजवान आकर देश की लड़ाई के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार रहते थे। तभी कहा जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरदार भगत सिंह की टीम में ऐसे लोग हुआ करते थे जो सर कटाने के लिए भी तैयार थे इस देश के लिए, और नरम दल को वो इंपोर्टेंस नहीं देते थे। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद सन 1925 9 अगस्त के दिन काकोरी कांड के बारे में आप लोग जानते होंगे। उस दिन राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनके साथियों ने अंग्रेज हुकूमत के हथियारों का जो भंडार था वहाँ पर हथियारों को खरीदने के लिए एक योजना बनाए। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ पकड़े गए। इस दौरान अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें और उनके 4 साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई और 16 अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस बात से सरदार भगत सिंह बहुत दुखी हुए और
इस बात को लेकर वो हिम्मत हारने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया, अंग्रेजों के प्रति अपनी आवाज को और भी बुलंद कर दिया। और क्योंकि उनको हमेशा ये बात याद आती थी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बोली गई, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है कि हमारे सर को काटने की हमारी तमन्ना बड़ी है या तेरे बाजुओं में हमारे सर को अलग करने की। तो ये सोच केवल और केवल महान देशभक्ति रख सकते हैं, और ऐसे थे महान देशभक्त सरदार भगत सिंह। और इस दौरान उन्होंने सरदार भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उनकी एक पार्टी जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर इस पार्टी को एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशंस। इसका उद्देश्य था कि युवाओं को जो देश के प्रति त्याग कर सके, अपने आप को समर्पण कर सके, जुनून को देश के लिए कुर्बान कर सके, ऐसे देशभक्त नौजवानों को तैयार करना। तो इस पार्टी का उद्देश्य हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रहा है। इस एसोसिएशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था जो देश के लिए पीड़ा झेल सके, जो देश के लिए त्याग कर सके, जो देश के लिए समर्पण कर सके, ऐसे नौजवानों को तैयार करना जो देश की आज़ादी के लिए हर दम तैयार रहे। अब बात आती है 30 अक्टूबर 1928 की, जब संवैधानिक सुधार के लिए साइमन कमीशन ब्रिटेन से भारत आता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जगत में जो लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए हुंकार भर रहे थे, वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे पूरे हिंदुस्तान में लग रहे थे। उसी समय लाहौर में लाला लाजपत राय की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में लाहौर में जब साइमन कमीशन पहुंचने वाला था, उसी दौरान उसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। उस दौरान वहां पे जो पुलिस अधीक्षक था वो था जेम्स स्टॉक। जेम्स स्टॉक के अगुवाई में लाला लाजपत राय के साथ उस भीड़ में जो भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस दौरान जेम्स स्कॉट ने पुलिस बल का प्रयोग करके पूरी जनता पे लाठियां मारी और लाला लाजपत राय के सर में डंडों से प्रहार किया, लाठियों से प्रहार किया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और गंभीर रूप से घायल होने के बाद 20 दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दौरान भगत सिंह इस घटना को अपने आंखों से देख रहे थे। वो विचारधारा से तो लाला लाजपत राय के साथ नहीं थे, लेकिन देश की आज़ादी दोनों की सोच थी, दोनों देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि लाला लाजपत राय नरम दल के इंसान थे और सरदार भगत सिंह वो गरम दल के इंसान थे। जेम्स स्टॉक उस टाइम पुलिस अधीक्षक यानी कि पुलिस सुपरिटेंडेंट था और उस दौरान उसी की अगुवाई में पुलिस ने बेरहमी से लाला लाजपत राय और उनके साथियों को बेरहमी से पीटा। इसका बदला लेने के लिए राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने एक योजना बनाई। इस दौरान जेम्स स्टॉक तो उनके सामने नहीं आया, लेकिन उनका साथी जेपी सैंडर्स आया और 17 दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दी गई। उसे गोली मारकर राजगुरु ने मौत के घाट उतारा। उसके बाद इन दोनों ने पूरे लाहौर में दीवारों में लिख दिया कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। इस दौरान अंग्रेज हुकूमत में एक सन्नाटा सा फैल गया और भय भी फैल गया और उस दौरान अंग्रेजों ने निर्देश दिया कि इन्हें पकड़ा जाए। उस दौरान सरदार भगत सिंह दाढ़ी रखा करते थे और सरदार होने के कारण उनका सर में एक जूड़ा भी हुआ करता था और ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल कटाए थे और एक अंग्रेज की तरह अपने ड्रेस, सूट और बूट के साथ एक लड़की के साथ निकलकर उसको अपनी पत्नी बनाकर
ट्रेन में बैठे और राजगुरु को एक नौकर बनाकर सेकंड क्लास के डब्बे में बैठाया। उसके बाद वहां से वो कलकत्ता के लिए निकले और इस बिल का विरोध करने के लिए, अंग्रेजों द्वारा संवैधानिक जो सुधार किए जा रहे थे, हिंदुस्तानियों पर जो अत्याचार किया जा रहा था, इसके विरोध में बाद में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंके। वो बम किसी को नुकसान तो नहीं दे पाए। उस दौरान वो अंग्रेजों को जगाना चाहते थे कि आप लोग इस तरीके की जो अत्याचार हिंदुस्तानियों पर कर रहे हो वो ना करें। और उसी दौरान जब सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम गिराया तो अपने साथी बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के सामने जाकर सरेंडर भी किया और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह को जेल भेज दिया गया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जेलों के अंदर भी भारतीयों के साथ जुर्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो उन्होंने जेल के अंदर देखा कि अंग्रेजों के जो क्रिमिनल हैं उनको बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ अंग्रेज बर्बरता से व्यवहार कर दिखा रहे हैं। उनको 20-20 दिन तक कपड़ा नहीं दे रहे हैं, अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं, 10 बाय 10 के कमरे में 10 से 15 लोगों को रख रहे हैं। इस बर्बरता को देखते हुए अंग्रेजों के इस व्यवहार के लिए उन्होंने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान कई और जो कैदी थे उनका भी साथ उनको मिला और करीबन 1000 से भी ज़्यादा कैदियों ने उनके साथ आमरण अनशन पर वो लोग चले गए और उस दौरान करीब 63 दिन तक एक उनके साथी थे जो थे कि जितेंद्र नाथ दास, जिनकी 63 दिन तक कुछ नहीं खाने के कारण, कुछ नहीं पीने के कारण, आमरण अनशन के कारण मौत हो गई। और सरदार भगत सिंह 116 दिन तक भूखे और प्यासे रहे और बाद में अंग्रेज हुकूमत को उनके सामने सर झुकाना पड़ा और उनकी सारी मांगें जेलों के अंदर जो भी कमी वो देख रहे थे, जो भी भेदभाव वो देख रहे थे, उस भेदभाव को अंग्रेजों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। और हमेशा वो किताबों को पढ़ा करते थे। जेल के अंदर रह के उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ डाली और 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ। 24 मार्च 1931 को उनको फांसी दी जानी थी। अंग्रेज हुकूमत पहले से ही जान गई कि भगत सिंह के जो भी समर्थक हैं, इस देश के जितने भी समर्थक हैं भगत सिंह के प्रति, वो लोग आकर यहाँ पर कोई विद्रोह ना कर दें, यहाँ पे कोई हिंसा ना फैला दें। इसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने अपनी योजना को बदला। 24 मार्च 1931 के बदले 23 मार्च 1931 को शाम लगभग 7:33 में उनको फांसी की सजा देने से पहले जब उनको पूछा गया कि सरदार भगत सिंह आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। और उस टाइम भी वो बुक पढ़ रहे थे लेनिन का, जो कि मार्क लेनिन, आपने सुना होगा सोवियत संघ और सोवियत रूस के बारे में। 1920 के दशक में ये चीफ ऑफ गवर्नमेंट रहे, सोवियत संघ के भी और सोवियत रूस के भी। उनको वो अपना आइडल मानते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे, उनकी किताबों को पढ़ा करते थे, उनसे काफ़ी इंस्पायर थे। और उस बुक को पढ़ने के बाद, उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने 1 मिनट के बाद उस किताब को ऊपर की ओर उछाला और मुस्कुराते हुए, गाते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस गाने को गाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। जब उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को एक डिमांड रखी कि मेरा चेहरा और मेरे हाथ न बांधे जाएं, तो अंग्रेज हुकूमत ने चेहरे को तो कवर किया, चेहरे को तो ढका, लेकिन उनके हाथ को नहीं बांधा गया और फांसी के फंदे को चूमते हुए और इस देश के लिए अमर शहीद हो गए। जानकार बताते हैं कि उस दिन भगत सिंह के मन में
चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं था। और कई लोग जब फांसी या उनको कोई भी सजा होती है तो उनका वेट कम हो जाता है डर के कारण, टेंशन के कारण। और जानकार बताते हैं कि उस दिन जब सरदार भगत सिंह का वेट नापा गया तो फांसी के दिन सरदार भगत सिंह का वेट 4 किलो बढ़ा था। तो ये सोचने का विषय है कि सरदार भगत सिंह कितने बड़े देशभक्त थे और कितने निडर और साहसी देशभक्त थे। तो ऐसे अमर जवान, अमर शहीद हमारे देशभक्त सरदार भगत सिंह की ये कहानी आप हर एक इंसान तक पहुंचाएं, हर एक आम इंसान तक पहुंचाएं, हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं। और हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे भगत सिंह जैसे महान अमर शहीद ने 23 साल की छोटी सी उम्र में इस देश के लिए अपना त्याग, समर्पण और अपना बलिदान दे दिया। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।